नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। तो वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो पिछली क्लास में साथियों अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में पढ़ा। उससे पहले अपन ने जो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, वनों का वर्गीकरण पढ़ा था। और पिछली क्लास में अपन फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में पढ़ा और अपन ने पढ़ा कि अब तक ये जो 3 फॉरेस्ट पॉलिसी आ गई है। कितनी फॉरेस्ट पॉलिसी आई है अब तक? है वो 3 फॉरेस्ट पॉलिसी आई वो आ गई है। उनके बारे में अपन ने पढ़ा। पहली फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी वो आई थी 1894 में आई थी, 1894 के अंदर आई थी, वो ब्रिटिश शासन के समय आई थी। और उसके बाद में आई थी 1952 में, 1952 में स्वतंत्र भारत की प्रथम फॉरेस्ट पॉलिसी थी, वो थी 1952 में। और उसके अलावा अगर अपन तीसरी फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करें तो तीसरी फॉरेस्ट पॉलिसी है वो आई थी 1988 के अंदर आई थी, जिसमें पीसीडी लागू किया गया और स्वतंत्र भारत की द्वितीय फॉरेस्ट पॉलिसी थी और ऐसे माने तो भारत की तृतीय फॉरेस्ट पॉलिसी थी। आज अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट डाटा के बारे में। आज अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज अपन बात करेंगे फॉरेस्ट से संबंधित अब तक कुल जो इम्पोर्टेंट डाटा है फॉरेस्ट से संबंधित, उन इम्पोर्टेंट डाटा के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से आंकड़े हैं जो मोस्ट है, कब से कब क्या हुआ, किस वर्ष में फॉरेस्ट्री के बारे में कोई नियम बना है, तो उन सब के बारे में है जो आज अपन पढ़ने वाले हैं। और ये जो अपन इम्पोर्टेंट डाटा पढ़ेंगे ये एग्जाम की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से और आपके जो बीएससी में जो फर्स्ट सेमेस्टर में थ्योरी एग्जाम लगता है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अपन आज पढ़ेंगे 1855 से लेकर और 2024 तक जितने भी फॉरेस्ट्री के अंदर कोई भी सन वगैरह कोई भी नया डाटा वगैरह एकत्रित हुए हैं उन सब के बारे में है जो आज अपन बात करने वाले हैं। उस अपन की क्लास को आज शुरू करते हैं एक शानदार मोटिवेशनल लाइन के साथ में कि जमी वो आसमान को बदल देगी, चांदनी रात के महताब को बदल देगी। जमी वो आसमान को बदल देगी, चांदनी रात के महताब को बदल देगी। तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, ये तुम्हारे हाथों की लकीर बदल देगी, ये तुम्हारे हाथों की लकीर बदल देगी। तो साथियों अपन को है जो किताबों से है वो मोहब्बत करनी है और क्योंकि किताबें हैं जो अपने हाथों की लकीर को बदल देगी। जो कहते हैं कि अपने किस्मत में नहीं है, किस्मत तो उन्हीं की भी होती है जिनके हाथों में लकीरें नहीं होती है, जिनके हाथ नहीं होती है उनके भी किस्मत होती है। आपने अब पैरा ओलंपिक में देखा होगा कि जिनके हाथ नहीं है वो भी है जो तीरंदाजी में, निशानेबाजी में, तीरंदाजी में वो गोल्ड मेडल ला रहे थे। तो आज की क्लास को है जो अपन शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे अपन 1855 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? 1855 के बारे में बात करेंगे कि 1855 में फॉरेस्ट से संबंधित क्या हुआ था। तो 1855 में है जो वन संरक्षण नियम बना। क्या बना? 1855 में वन संरक्षण नियम बना। वन संरक्षण नियम है वो 1855 में बना। और ये वन संरक्षण नियम है जो लेकर आए थे, जिन्होंने बनाया था वो थे लॉर्ड डलहौजी। किसने बनाया था? 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने जो वन संरक्षण नियम बनाया था। किसने बनाया था? वन संरक्षण नियम की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। लॉर्ड डलहौजी ने जो वन संरक्षण नियम बनाया था 1855 के अंदर बनाया था। उसके बाद में बात करें तो 1894 1894 दूसरा पॉइंट कौन सा है अपना? 1894 की बात करें अगर अपन तो 1894 के अंदर है जो भारत की प्रथम फॉरेस्ट पॉलिसी या भारत की प्रथम वन नीति है जो लाई गई और वन विभाग है जो स्थापना की गई थी। भारत की प्रथम फॉरेस्ट पॉलिसी, भारत की प्रथम वन नीति है जो 1894 के अंदर आई थी और जिनको है जो ब्रिटिश सरकार लेके आई थी। थोड़ा करेक्शन कर लेना, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि 1894 में जो वन नीति है वो लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे। तो लॉर्ड डलहौजी नहीं लेके आए थे, वो ब्रिटिश शासन के समय आई थी, तो ब्रिटिश शासन लिखना है अपन को उसमें। और वन संरक्षण है नियम है जो लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे। उसके अलावा बात करें तो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी में जो वन विभाग की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य की बात करें अगर अपन भारत की जो प्रथम वन नीति थी इसके अगर अपन उद्देश्य की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य साहब वनों से राजस्व प्राप्त करना। क्या था? वनों से राजस्व प्राप्त करना। ये अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। वनों से राजस्व प्राप्त करना ये उसका मुख्य उद्देश्य था। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसमें वन विभाग की स्थापना की गई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई 1894 के अंदर। वन विभाग की स्थापना, वन विभाग की स्थापना वो है 1894 में। 1984 में ये जो
वन विभाग की 1994 में जो वन विभाग की स्थापना की गई। उसके अलावा बात करें तो आगे है जो 1927 की अगर अपन बात करें तो भारतीय वन अधिनियम बना था। क्या बना? 1927 1927 भारतीय वन अधिनियम बना। क्या 1927 में जो भारतीय वन अधिनियम बना था। भारतीय वन अधिनियम की बात करें कि भारतीय वन अधिनियम कब बना, तो भारतीय वन अधिनियम है वो 1927 में बना था भारतीय वन अधिनियम। उसके अलावा उससे आगे अपन बात करें तो 1927 के बाद में 1952 की बात करें तो स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति और भारत की द्वितीय वन नीति है जो 1952 में 1952 के अंदर आई थी। 1952 की अगर अपन बात करें तो 1952 में स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति आई थी। 1952 की बात करें अपन तो स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति। और भारत की द्वितीय वन नीति स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 के अंदर आई थी। और इसके तहत वनों को है जो 4 भागों में बांटा गया था। वनों को 4 भागों में बांटा गया था, वो अपन ने पढ़ लिया। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो मुख्य उद्देश्य इसका यही था कि जो मैदानी पहाड़ी मैदानी क्षेत्र है, प्लेन एरिया है, इसमें 33% वन होने चाहिए और जो हिली एरिया है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर 66% वन होने चाहिए। अगर अपन इसके उद्देश्य की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य की बात करें अपन 1952 के वन नीति के उद्देश्य की, तो जो प्लेन एरिया है, जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग में 33% वन होने चाहिए। और जो हिली एरिया है, हिली एरिया, इन हिली एरिया यानी कि पर्वतीय एरिया में 66% है वो वन होने चाहिए। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके तहत वनों को 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया? वनों के वर्गीकरण की बात करें तो वनों को 4 भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। तो आप है वो इस स्लाइड का है जो स्क्रीनशॉट ले लो या नोटबुक साथ में रखो, अपने कॉपी में नोटबुक में लिखते रहो। तो मुझे आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन चलते हैं आगे की क्लास में। आगे अगर अपन बात करें कि 1952 में जो वन नीति आ गई, तो उसके बाद में 1972 की बात करें तो 1972 में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। क्या बनाया गया? 1972 की अगर अपन बात करें 1972 1972 की बात करें कि 1972 में जो क्या हुआ, तो 1972 में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना। क्या बना? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अगर अपन बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो कब बना था? 1972 के अंदर है वन्य जीव अधिनियम बना। उसके अलावा एक संस्थान की स्थापना की गई, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोविजनल, यूएनईपी की है जो स्थापना की गई थी। उसके अलावा किसकी बात करें तो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोविजनल, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोविजनल की स्थापना की गई। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोविजनल की स्थापना 1972 को की थी। इस दिन था जो वो था 5 जून था। क्या था? इस दिन का जो दिन था वो था 5 जून। कब था? 5 जून 1972 को 5 जून का दिन था। इस दिन है जो यूएनईपी की स्थापना की गई। तो इसी दिन से अपन है जो 5 जून को क्या मनाते? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते। क्या मनाते? विश्व पर्यावरण दिवस। कोई पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाना शुरू किया, तो अपन ने विश्व पर्यावरण दिवस है 1972 से है जो मनाना शुरू किया था। 5 जून 1972 के दिन यूएनईपी संस्थान की स्थापना की गई, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोविजनल की स्थापना की गई। तब से अपन विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो 1974 में चिपको आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? 1974 में चिपको आंदोलन हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। 1974 की बात करें अपन 1974 की बात करें 1974, तो यहाँ पर चिपको आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन हुआ था। और अगर अपन बात करें चिपको आंदोलन किसने किया था, यहाँ इसके जो नेता थे चिपको आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। और एक चड्ढा थे सुंदरलाल बहुगुणा, और एक चड्ढा नाम के कोई व्यक्ति थे। सुंदरलाल बहुगुणा और
की नेतृत्व में जो 1974 में चिपको आंदोलन हुआ था। उसके अलावा अगर अपन आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं और अपने फॉरेस्ट्री में जो क्या क्या हुआ था, उसके अलावा बात करें 1974 के आगे अपन बात करें तो 1971 में जो रामसर संधि हुई थी, क्या हुई थी? रामसर संधि हुई थी। 1971 के अंदर है वो रामसर संधि हुई थी। 1971 के अंदर क्या हुई? रामसर संधि हुई। रामसर संधि। रामसर संधि का मुख्य उद्देश्य की बात करें कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? रामसर संधि के उद्देश्य की बात करें तो मुख्य उद्देश्य था आदिल भूमि का संरक्षण करना। क्या था इसके? अगर अपन उद्देश्य की बात करें कि रामसर संधि का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था आदिल भूमि का संरक्षण करना। क्या? आदिल भूमि का संरक्षण। आदिल भूमि का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। रामसर संधि का मुख्य उद्देश्य था आदिल भूमि का संरक्षण करना। रामसर संधि में क्या होता है कि जो आदिल भूमि होती है, वहाँ की जो वनस्पति होती है और जो जीव होती है, उनका है जो संरक्षण करना। कोई वहाँ की वनस्पति है जो नष्ट हो रही है, वनस्पति प्रजाति, तो उनका संरक्षण करना है। वो किसके अंतर्गत करते हैं? रामसर साइट संधि के अंतर्गत करते हैं। रामसर संधि के अंतर्गत करते हैं। वो 1971 में हुई थी और अब तक है जो भारत में है जो लगभग है, रामसर साइट की बात करें तो 85 है। कितनी है? भारत में लगभग 85 रामसर साइट है। अगर अपन बात करें कि भारत में कितनी रामसर साइट है, तो भारत में अब रामसर साइट है वो लगभग 85 है। 85 साइट है रामसर। कितनी है? 85 साइट है। 85 साइट रामसर की है, 85 साइट है। उसके अलावा अगर अपन बात करें कि सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, तो रेणुका झील जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वो सबसे छोटी रामसर झील है। तो मुझे आज अब यही लिख लेता हूँ, सबसे छोटी रामसर साइट। सबसे छोटी रामसर साइट की बात करें कौन सी है, तो रेणुका झील है। कौन सी है? रेणुका झील। एक पॉइंट है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के अंदर है, सबसे छोटी है वो रामसर साइट है। उसके अलावा अगर अपन बात करें कि और क्या क्या है, सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी है वो है सुंदरवन डेल्टा। कौन सी है? सबसे बड़ी जो रामसर साइट है वो है सुंदरवन डेल्टा। अगर अपन सबसे बड़ी देखें, सबसे बड़ी रामसर साइट, सबसे बड़ी रामसर साइट है वो है सुंदरवन डेल्टा। कौन सी है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल के अंदर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। सुंदरवन डेल्टा है वो सब पश्चिम बंगाल के अंदर है, वेस्ट बंगाल में है, जो कि सबसे बड़ी रामसर साइट है। सबसे बड़ी रामसर साइट है वो है सुंदरवन डेल्टा है, वो पश्चिम बंगाल के अंदर वेस्ट बंगाल में स्थित है। उसके अलावा अगर अपन सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो यहाँ नेशनल पार्क भी है। क्या है? सुंदरवन डेल्टा में नेशनल पार्क भी है। सुंदरवन डेल्टा की जो रामसर साइट है, यहाँ पर नेशनल पार्क भी है, नेशनल पार्क। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर है जो बायो रीजनल, जो बायोस्फीयर रीजन है वो भी है, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी है, रिजर्व एरिया भी है, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया भी है। यहाँ पर है वो नेशनल पार्क भी है। उसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर अभ्यारण्य भी है। क्या है? अभ्यारण्य। सुंदरवन में अभ्यारण्य भी है। और अपन बात करें कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है जो वनस्पति पाई जाती है वो मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति बोले तो कौन सी? जो लवणीय भूमि में होती है, लवणीय भूमि में होने वाली वनस्पति है, मैंग्रोव वनस्पति है, वो यहाँ पर पाई जाती है। अगर अपन बात करें कि लवणीय भूमि में जो वनस्पति होती है उसकी क्या उद्देश्य है, उनके उद्देश्यों की अगर अपन बात करें तो उनके उद्देश्य है कि जो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, यहाँ की है जो जड़ें होती है वो भूमि के ऊपर आ जाती है, भूमि से नीचे आ जाती है और वहाँ पर है वो श्वसन क्रिया करती है। तो श्वसन क्रिया करने के लिए यहाँ की जो मैंग्रोव वनस्पति होती है, इनकी जड़ें भूमि के ऊपर बाहर आ जाती है। तो आप है जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ एक कॉपी में नोटबुक कर लीजिए। आगे अपन बात करते हैं। उसके अलावा बात करें अपन 1971 की रामसर साइट की हो गई, उससे अब अपन बात करते हैं राजस्थान में की रामसर साइट कौन की है। तो राजस्थान में रामसर साइट की बात करें तो राजस्थान में रामसर साइट केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार जो भरतपुर के अंदर है वहाँ पर है। उसके अलावा एक झील में है, सांभर झील में। कहाँ पर है? राजस्थान में साइट की बात करें। अब बात करते हैं अपन राजस्थान में रामसर साइट। अगर अपन राजस्थान में रामसर साइट की बात करें, राजस्थान में रामसर साइट
राजस्थान में रामसर साइट की बात करें तो 2 जिले हैं रामसर साइट में, 2 है। एक तो है केवलादेव घनापसी विहार, कहाँ है? केवलादेव घनापसी अभ्यारण्य है जो भरतपुर में, कहाँ पर है? केवलादेव घनापसी अभ्यारण्य भरतपुर में। दूसरी अपन बात करें तो सांभर झील में, कहाँ है? सांभर, जहाँ पर नमक की खारे पानी की झीलें हैं, ये नमक की झील है, जयपुर के अंदर है, जयपुर ग्रामीण में आती है सांभर झील, तो वहां पर है ये रामसर साइट है। राजस्थान में कितनी साइट है? राजस्थान में है जो 2 रामसर साइट हो गई। उसके अलावा बात करें कि भारत में सर्वाधिक रामसर साइट है वो कौन से राज्य में है, तो वो तमिलनाडु के अंदर है, 18 रामसर साइट है। का भारत में सर्वाधिक रामसर साइट की बात करें अपन, अगर सर्वाधिक रामसर साइट की बात करें, सर्वाधिक रामसर साइट की बात करें तो वो कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु 18 है। कितनी है? 18 है। और अगर अपन सेकंड स्थान की बात करें तो सेकंड स्थान है वो है यूपी का, उत्तर प्रदेश का है, इसमें है जो 10 है। भारत में सर्वाधिक है वो तमिलनाडु में 18 है। और उसके अलावा अपन सेकंड स्थान की बात करें तो यूपी में 10 है। अब अपन इसे आगे बात करते हैं। 1971 की अपने रामसर साइट हो गई। अब उससे आगे अपन देखते हैं कि और है जो कौन कौन से सनों में कुछ बदलाव हुआ या कुछ विकास हुआ। 1971 के बाद में अपन देखें तो 1977 के अंदर 1967 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना की गई। 1977 में 1977 की बात करें तो राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना, अगर अपन बात करें राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कृषि आयोग की अपन बात करें, नेशनल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अगर अपन बात करें तो राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना है वो कब हुई थी? 1977 के अंदर हुई थी, 76 के अंदर हुई थी। उसके अलावा है जो 1977 में एक वर्ड आया था सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी। एक और शब्द आया था सामाजिक वानिकी के अंतर्गत क्या करते हैं कि सामाजिक वानिकी में जो सोशल होती है, जो समाज होती है, समाज के लोगों को है वो फॉरेस्ट के बारे में है वो बताया जाता है कि फॉरेस्ट है वो अपने लिए है जो कितने इम्पोर्टेंट है, अपन को इनसे जो उत्पाद प्राप्त होती है वो कितने इम्पोर्टेंट है, इनका है जो अति दोहन है अपन को नहीं करना चाहिए, इनको नष्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद में आगे अपन बात करें तो 1980 की बात करते हैं, 1980 की बात करते हैं। 1980 के अंदर है वन संरक्षण अधिनियम बना था। क्या बना था? वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम कब बना था? वन संरक्षण अधिनियम है वो 1980 के अंदर बना था। 1980 के अंदर है वो वन संरक्षण अधिनियम बना था। और अगर वन संरक्षण नियम की बात करें तो वो 1855 में लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे, लेकिन वन संरक्षण अधिनियम है वो 1980 में बना था। उसके अलावा अपन बात करते हैं इससे आगे, तो वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में इसे आगे की अपन बात करेंगे। अपन फिलहाल अभी इसी स्लाइड में अपन बात करते हैं। उससे आगे अगर अपन बात करें नेक्स्ट स्लाइड में कि 1980 में जो वन संरक्षण बन गया और उसके बाद में क्या हुआ, तो उसके बाद में 1981 में जो FSI की स्थापना की गई। क्या की गई? FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कब की गई? 1981 के अंदर है FSI की स्थापना की गई। 1981 FSI की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? FSI की स्थापना की गई। FSI क्या होता है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, FSI है, इसकी स्थापना है वो 1981 में की गई। इसका कार्य क्या है? इसका मुख्यालय की अपन बात करें तो मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। कहाँ है? अगर अपन FSI के मुख्यालय की बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय वो है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून। FSI का जो मुख्यालय है वो देहरादून यूके के अंदर है। कहाँ है? उत्तराखंड में। देहरादून उत्तराखंड में है जो इसका मुख्यालय है, यूके में। देहरादून उत्तराखंड में इसका मुख्यालय। अब अपन बात करते हैं FSI की कि FSI क्या है। तो FSI एक है जो रिपोर्ट तैयार करता है। क्या करता है? यह है जो रिपोर्ट तैयार करता है, उस रिपोर्ट को फॉरेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं। जो FSI एक रिपोर्ट तैयार करता है वो होती है फॉरेस्ट रिपोर्ट। कौन सी होती है? फॉरेस्ट रिपोर्ट। FSI है वो फॉरेस्ट रिपोर्ट तैयार करता है और ये प्रत्येक 2 वर्ष में करता है। कब करता है? प्रत्येक 2 वर्ष में।
प्रत्येक 2 वर्ष में फॉरेस्ट रिपोर्ट है एफएसआई वो तैयार करता है, प्रत्येक 2 वर्ष में करता है एफएसआई फॉरेस्ट रिपोर्ट तैयार करता है। अब अपन बात करें कि एफएस फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या होती है, तो इसमें है जो वन होते हैं, वनों के अंदर कौन कौन सी प्रजातियां हैं, कितने प्रकार के वन हैं, उन सब की है जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है उनकी है जो रिपोर्ट करते हैं, और प्रत्येक 2 वर्ष में है जो रिपोर्ट करते हैं। अपन बात करें कि फर्स्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट कब आई थी, तो वो आई थी 1987 के अंदर आई थी। कब आई थी? अगर अपन फर्स्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें, पहली वन रिपोर्ट की बात करें, फर्स्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट, फर्स्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें कि पहले यह जो कब आई थी, तो वो आई थी 1987 के अंदर आई थी। कब आई थी? 1987 के अंदर है फर्स्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 1987 में। और वर्तमान में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है वो 17वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट है आई थी, और यह है जो 2021 में आई थी। उसका प्रकाशन है जनवरी 2022 में किया गया था। वर्तमान की अगर अपन बात करें, वर्तमान की फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो वो है 17वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये कब आई 17वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट? तो 2021 में आई थी। कब आई थी? 2021 में आई थी। और अगर इसके अपन प्रकाशन की बात करें कि इसका प्रकाशन कब किया गया, 17वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट की प्रकाशन की बात करें अपन, तो इसका प्रकाशन है वो है जनवरी 2022 में किया गया था। जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है वो पहली फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, वो आई थी 1987 के अंदर आई थी, और अब तक जो 17 फॉरेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है। 17वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में आई थी, लेकिन उसके प्रकाशन की बात करें तो उसका प्रकाशन है वो जनवरी के अंदर किया गया 2022 के अंदर। अब अपन बात करते हैं कि उसका प्रकाशन कौन करता है। फॉरेस्ट रिपोर्ट तैयार तो एफएसआई करता है, लेकिन उसका प्रकाशन कौन करता है, तो प्रकाशन की बात करें तो प्रकाशन करता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। कौन करता है? अगर अपन इसके प्रकाशन की बात करें, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट के प्रकाशन की बात करें कि इसका प्रकाशन कौन करता है, तो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है उसका प्रकाशन करता है वो करता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संस्थान मंत्रालय करता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय होता है उसके द्वारा है जो किया जाता है प्रकाशन। और इसका जो अब अपन बात करें इसके वर्तमान में मंत्री की बात करें कि इसके वर्तमान में मंत्री कौन है, तो श्री भूपेंद्र यादव है। कौन है इसके? अगर अपन पर्यावरण, वन एवं मंत्रालय के मंत्री की बात करें कि वर्तमान में इसके कौन है जो मुख्य अध्यक्ष है, मंत्री की बात करें तो कौन है? भूपेंद्र यादव। कौन है? श्री भूपेंद्र यादव, श्री भूपेंद्र यादव, श्री भूपेंद्र यादव। तो ये थी एफएसआई के बारे में अपन ने बात की कि 1981 में जो एफएसआई आया था, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, रिपोर्ट तैयार करता है, मुख्यालय देहरादून के अंदर है। अब तक 17 रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। रिपोर्ट का प्रकाशन है वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। इसके मंत्री है भूपेंद्र यादव। तो अब आप एक जो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे की बात करते हैं। उसके आगे अपन बात करें 1981 से आगे अपन चलते हैं तो 1982 आता है। इसमें जो IIFM की स्थापना की गई। किसकी बात स्थापना की गई? 1982 की बात करते हैं अपन। 1982 में जो IIFM की स्थापना की गई। IIFM किसकी स्थापना की गई? 1982 में IIFM की स्थापना की गई। अब बात करते हैं कि IIFM क्या होता है। तो IIFM का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM की स्थापना है जो 1982 में की गई। और इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है भोपाल, मध्य प्रदेश के अंदर। IIFM का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है वो है भोपाल, मध्य प्रदेश में। IIFM का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश MP के अंदर है। इसका मुख्यालय भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, वो आपको पता ही होगा।
तो ये IIFM की स्थापना 1982 में की गई, मुख्यालय इसका भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है। उसके अलावा अपन बात करें तो IIFM 1982 है, 1982 में एक है जो और बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो स्थापना हुई थी। बात करते हैं अपन 1982 की दोबारा, तो 12 जुलाई के दिन है जो 12 जुलाई 1982 को एग्रीकल्चर के सेक्टर में महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना हुई थी, जिसको अपन बोलते हैं नाबार्ड। क्या बोलते हैं? नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई 1982, 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय वो है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में जो इसका मुख्यालय है 1982 में। ये भी अपन को है जो ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो उसके अलावा आगे आता है 1988। क्या आता है? 1988 में जो तृतीय वन नीति आई थी। क्या आई थी? 1988 में तृतीय वन नीति आई थी, आजाद भारत की द्वितीय। 1988 में तृतीय वन नीति आई थी और स्वतंत्र भारत की है जो द्वितीय वन नीति आई थी और इसी के अंतर्गत है जो PCD है, मुख्य इसका उद्देश्य था वो था PCD। क्या था? अगर अपन 1988 तृतीय वन नीति के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था? PCD। उद्देश्य क्या था? PCD, प्रिजर्वेशन नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। वनों की सुरक्षा करना, वनों का संरक्षण करना और वनों का विकास करना। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, वनों का विकास करना। ये था प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वनों की सुरक्षा करना। मैं इस पी को प्रिजर्वेशन समझ लेता हूँ, इसका मतलब प्रोटेक्शन होता है, ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें 1988 के बाद में तो 1906-07 को है जो बांस मिशन चला था। क्या चला था? राष्ट्रीय बांस मिशन 1906-07 को, सॉरी 2006-07 को, 1906-07 में 2006-07 को राष्ट्रीय बांस मिशन चला। क्या चला? राष्ट्रीय बांस मिशन। राष्ट्रीय बांस मिशन कब चला था? 2006-07 को है जो राष्ट्रीय बांस मिशन की है जो शुरुआत की गई, लेकिन क्या है कि वो सही ढंग से चल नहीं पाया था, बंद हो गया था। तो फिर दोबारा है जो अप्रैल 2016 को है जो फिर से इसी मिशन को है जो दोबारा चालू किया गया था। ध्यान रखना कि अप्रैल 2016 को दोबारा इस मिशन की शुरुआत की गई। जो राष्ट्रीय बांस मिशन था, राष्ट्रीय बांस मिशन की 12 जुलाई अप्रैल 2016 में जो फिर से शुरुआत की गई, मिशन की शुरुआत की गई थी। तो कब की गई थी? अप्रैल 2016 के अंदर की गई। राष्ट्रीय बांस मिशन, नेशनल बम्बू मिशन की स्थापना 2005-06 में की गई थी, 2006-07 में की गई थी। उसकी दोबारा शुरुआत है वो अप्रैल 2016 में की गई थी। उसके बाद में अपन बात करें तो ये मुख्य अपनी चीज़ें थी वो अपन बता ली। अब छोटा सा इसका है जो अपन एक चार्ट के माध्यम से है जो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम बात करें तो 1855 के अंदर क्या हुआ था? राष्ट्रीय वन जो 1855 है उसमें वन संरक्षण नियम बना था। उसके बाद में बात करें तो 1894 में वन विभाग की स्थापना की गई और पहली वन नीति की है जो स्थापना की गई थी 1894 को। उसके बाद में जो बात करें तो 1927 को है जो भारतीय वन अधिनियम बना था। क्या बना था? 1927 को भारतीय वन अधिनियम की स्थापना की गई थी। उसके बाद में 1952 की है जो सेकंड पॉलिसी आई थी, 1952 को सेकंड पॉलिसी आई थी। उसके अलावा अगर अपन बात करें 1971 में रामसर संधि की गई थी। 1972 में है जो वन संरक्षण अधिनियम आया था और 1974 में है जो चिपको आंदोलन आया था। उसके बाद में बात करें तो 1976 में अपने है जो राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना की गई थी। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बना था और 1981 में FSI की स्थापना की गई थी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 1982 में जो IIFM की स्थापना की गई थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना की गई थी। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 1988 में जो तृतीय वन नीति आई थी जिसके अंतर्गत PCD लागू किया गया था, प्रोटेक्शन कंजर्वेशन ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। प्रोटेक्शन करना, वनों का कंजर्वेशन करना और उनका डेवलपमेंट करना, विकास करना। उसके बाद में बात करें तो 2006-07 में बम्बू मिशन आया था। 2016 में जो इसको पुनः जो लागू किया गया था। तो आज की क्लास में अपन ने जो मुख्य रूप से ये डाटा पढ़ लिए थे, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो है जो आप अच्छी तरह से मेहनत करते रहना, कोशिश करते रहना। हमेशा ज़िंदगी में है जो कोशिश करते रहना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।